अथाह समंदर की गहराइयों में, जहाँ सूर्य की किरणें भी पूरी तरह नहीं पहुँच पाती, वहाँ बसा था एक सुंदर राज्य, अटलांटिस। ये राज्य किसी साधारण स्थान जैसा नहीं था। वहाँ मूंगे की दीवारें मोती की तरह चमकती थी। जल में नृत्य करती इंद्रधनुष की मछलियाँ जिंदगी का संगीत रचती थी। इस राज्य पर शासन करता था राजा ओलियस और रानी मेलोडिया, जो जल्द ही माँ बनने वाली थी। क्या बात है मेरी रानी, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। छोड़िए जी, मेरी तारीफ किए बिना आपका तो दिन ही पूरा नहीं होता। वो तो है, वैसे इसमें कोई बुराई तो नहीं। रहने दीजिए। वैसे आज आपको काम से फुर्सत कैसे मिल गई? अजी फुर्सत कहाँ, ये तो खुद मैंने अपने काम से लड़ झगड़ कर काम से और बच्चों के लिए वक्त निकाला है, ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो। चलो अच्छी बात है, आने वाले बच्चे के लिए ही सही, काम से फुर्सत तो मिली। अरे ये तो बस शुरुआत है, अब आगे आगे देखना। मैं तुम्हें शिकायत करने का एक भी मौका नहीं दूंगा। आने वाले बच्चे की खुशी में राजा और रानी बड़े ही मग्न थे, लेकिन उन्हें आने वाले खतरे का बिल्कुल ही अंदाज नहीं था। दरअसल बहुत वक्त से अटलांटिस पर शार्क राज का साया मंडरा रहा था। शार्क राज एक समुद्री डाकू था, जो समुद्र के हर कोने को अपने अपना बनाना चाहता था। उसकी आंखें अटलांटिस के राज सिंहासन पर थी। सुना है राजा ओलियस को बच्चा होने वाला है। अच्छी बात है, अब राजा के साथ राजकुमार का भी पत्ता मैं अपने हाथों से बर्बाद कर दूंगा। क्रूर शार्क राज को मेलोडिया के पेट से होने वाले बच्चे की खबर लग चुकी थी और आखिरकार वो दिन आ गया जब सब बर्बाद हो गया। रानी मेलोडिया बड़ी पीड़ा से जूझ रही थी। राजकुमार का जन्म होने वाला था। तभी अटलांटिस की सीमा पर खतरे की घंटी बजी। बादशाह, शार्क बादशाह ने हम पर हमला कर दिया है और उसकी वजह से हमारी आधी से ज्यादा सेना मर चुकी है महाराज। क्या? बेगम को एकदम महफूज रखो। जी बादशाह। सैनिक महाराज के आदेश पर रानी के कमरे की ओर जा ही रहे थे कि तभी, महाराज खुशखबरी है, महारानी ने राजकुमार को जन्म दिया। ये सुनकर राजा ओलियस खुश हुआ। वो तुरंत ही रानी के कमरे में जा पहुंचा। उसने राजकुमार को गोद में उठा लिया। तभी किले पर जोर जोर से आघात शुरू हुए और ओलियस समझ गया कि अब भागना और लड़ना मुमकिन नहीं था। मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा। क्या जाना होगा? ये आप क्या बोल रहे हो? वही जो हकीकत है। शार्क बादशाह ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। हमारी आधी से ज्यादा सेना खत्म हो चुकी है। तुम्हें क्या लगा शार्क राज अगर यहाँ आया है तो वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए आया है? नहीं, वो इस बादशाही का बादशाह बनना चाहता है और उसके सामने आने वाली हर मुश्किल को वो खत्म कर देगा और हमारे बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। नहीं, ऐसा मत बोलो। मैं इसके बिना रह सकती हूँ क्या? बात को समझो मेलोडिया, हमारा बेटा हमारे बिना ही सुरक्षित है। सैनिक, तुम राजकुमार को लेकर पीछे के दरवाजे से भाग जाओ। जी बादशाह। ये लो राजकुमार को। हमारे परिवार की निशानी नीला क्रिस्टल तुम्हें हर हालत में महफूज रखेगा। तुम्हें जाना होगा बेटा, लेकिन याद रहे तुम इस बादशाही की उम्मीद हो। यह बादशाही तुम्हारा मुंतजिर कर रहा है। और इस तरह राजा और रानी ने अपने राजकुमार को भारी मन से विदा किया। अगले दिन धरती की ओर एक तटीय गांव में मछुआरा गोपाल अपनी छोटी नाव में समंदर में मछली पकड़ने निकला था। वो एक सरल, विनम्र, अकेला व्यक्ति था। उसकी पत्नी वर्षों पहले चल बसी थी और वो अपना जीवन अकेला गुजार रहा था। चलो, आज का दिन तो बड़ा सुहाना लग रहा है। अच्छी बात है। तभी अचानक उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आई। अरे, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? गोपाल अपनी नाव छोड़कर किनारे की ओर चला गया। वहाँ उसने देखा कि किनारे के पास एक टोकरी में बहुत ही प्यारा और आकर्षक बच्चा किसी ने छोड़ दिया था और वो बच्चा बड़े ही दुखी से रो रहा था। अरे रे, इतने प्यारे बच्चे को कोई इस तरह कैसे छोड़ सकता है? नहीं, ऐसे रोते नहीं बेटा।
गोपाल नीचे बैठा और उसने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। और ऐसा हुआ कि बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेचारा गोपाल अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नहीं नहीं, रुक जाओ, तुम तो प्यारे बच्चे हो ना। हे ऊपर वाले, ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन तभी अचानक आकाश में बड़े बड़े काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लग गई, हवा तेज हो गई और कुछ ही पलों में जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसे देखकर गोपाल और भी डर गया। वो बच्चे को लेकर उठने ही वाला था कि तभी समंदर की एक बड़ी लहर ने और उस लहर ने बच्चे के पाँव को छू लिया और चमत्कार हो गया। लहर के स्पर्श से ही बच्चा एकदम शांत हो गया और बारिश भी रुक गई। समंदर की लहर के स्पर्श से तो ये शांत हो गया। तभी अचानक गोपाल के चेहरे पर कुछ चमका। तभी उसने देखा कि बच्चे के गले में एक नीला क्रिस्टल था। तभी गोपाल समझा कि वो कोई साधारण बच्चा नहीं था। अरे ये क्या, नीला क्रिस्टल? लगता है ये कोई आम बच्चा नहीं है, लेकिन फिर इसे यहाँ छोड़कर क्यों गया होगा? खैर, जो कोई भी हो, जब तक कि तुम्हें कोई वापस लेने नहीं आता, तब तक तुम मेरे बेटे हो, मेरा बेटा नीर। आखिरकार समंदर के राजा को एक सहारा मिल चुका था। गोपाल नीर को तुरंत अपने घर ले आया और उसे बड़े लाड प्यार से पालने लगा। देखते ही देखते समय बीत गया और नीर बड़ा होने लग गया। साथ ही बढ़ने लगी उसकी अद्भुत क्षमताएं। ये हुर्रे, लो मैं चला। अरे रे, ध्यान से नीर। मैं ठीक हूँ अब्बू। हाँ, लेकिन आराम से। समंदर में बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं। अरे उनसे क्या डरना, वो तो मेरी दोस्त हैं। और बस नील की यही बात उसे सबसे अलग बनाती थी। नीर सिर्फ घंटों समुंदर में तैरता ही नहीं था, लेकिन शार्क और डॉल्फिन से दोस्ती करता था। उनके साथ बड़े समंदर में ऊंची छलांगे लगाता था। समंदर के साथ खेलता कि मानो उसका समंदर के साथ कोई गहरा अटूट रिश्ता है। अब्बू ये लीजिए, मेरा आज का काम मुकम्मल हो गया। अरे वाह, आज तो तुमने बड़ी मछलियाँ पकड़ ली हैं। बहुत अच्छे बेटे, चलो अब घर चलते हैं। गोपाल सारी मछलियाँ अपनी टोकरी में डालकर चल रहा था। तभी अरे बेटा, क्या हुआ? चलो, उस समंदर की ओर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं अब्बू, पर ना जाने क्यों जब भी मैं समंदर में तैरकर घर चलने के लिए निकलता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मानो कोई मुझे पुकार रहा हो, आवाज लगा रहा हो। नीर की बातें सुनकर गोपाल हैरान था, लेकिन बाद में उसने उन बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा वो नीर का वहम है, लेकिन गोपाल को कहाँ पता था कि नीर के सिर पर मंडराता सदियों पुराना खतरा अब लौटने वाला था। आखिरकार मैंने एटलांटिस को पा ही लिया, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी मुझे खुशी नहीं महसूस हो रही। क्यों? मैं जानता हूँ वो जिंदा है, वो आज भी जिंदा है, इस एटलांटिस का सच्चा वारिस। आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी भी वक्त है और आप उसे रास्ते से हटा सकते हैं। मैं उसे देखना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त। राजा की बात सुनकर दूत ने अपने हाथ कांच के जादुई गोले पर रख दिए और चमत्कार हो गया। शार्क राज को उस कांच के गोले में नीर की परछाई दिखाई दी, जिसे देखकर वो गुस्से से उबल गया और उसने तुरंत ही अपने सबसे विश्वसनीय और साहसी जासूस को नीर को खत्म करने के लिए भेज दिया। उधर दूसरी ओर नीर अपने घर की सफाई कर रहा था। तभी उसे पुरानी संदूक में एक जो राजा ओलियस ने उसे पहले कभी दिया था। अरे ये क्या, नीला क्रिस्टल? ये यहाँ कैसे आया? और अब्बू ने मुझे इसके बारे में कभी बताया क्यों नहीं? आखिरकार नीर को वो नीला क्रिस्टल मिल ही गया। जैसे ही उसने उस पर हाथ फेरा, उसमें से नीला धुआं निकलने लग गया और वो धुआं नीली परी में बदल गया, जिसे देखकर वो डर गया। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, ये धुआं तो इंसान में तब्दील हो रहा है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी डरावनी नहीं हूँ राजकुमार। हाँ,
क्या बादशाह? क्या? एक मिनट, तुम बोल सकते हो? और तुम हो कौन? और तुम्हारे नीले बड़े पंख क्यों है? और मैं कोई? श्श्श, एक साथ इतने सवाल मत पूछो, मैं घबरा जाऊंगी। और रही बात तुम्हारी, मैं सच बोल रही हूँ। तुम राजकुमार हो, ओलियस के राजकुमार, जो आज तक गुलामी में जी रहा था। इसका राज्य आज भी पूरा ओलियस ढूंढ रहा है। क्या? ओलियस का राजकुमार? निया की बात सुनकर नीर हक्का बक्का रह गया और सदियों से छुपा हुआ सच उसके सामने आ गया।